क्यों हमारा जन्म हुआ है, क्यों हमने जीवन वृत्ति क्या होता है। मैं आपके अनुसार जो हमारे मूल्य हैं सबसे ज़्यादा किस में सुरक्षित रहेंगे? जॉइंट फैमिली बेस्ट है। बात करते हैं योग की। आज के समय में बहुत प्रचलित है, सब कहते हैं योग करो, योग करो। तो अगर हम वहाँ देखते हैं कि विवेकानंद केंद्र योग के लिए किस प्रकार कार्य करता है, एक सच्चे कार्यकर्ता की क्या पहचान है? ये तो वंस फॉर हम्म, ऑल सेटल्ड है। विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है? साथ, सुरक्षा या संस्कार? संस्कार। क्या वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति को कमजोर कर रहा है? नमस्कार, मैं हूं विकास और आपका बहुत बहुत स्वागत है विकास पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे विकास पॉडकास्ट के अतिथि हैं श्री एम हनुमंतराव जी, जो कि विवेकानंद केंद्र अखिल भारतीय के उपाध्यक्ष हैं और 1982 में जीवन वृत्ति के रूप में विवेकानंद केंद्र से जुड़े। मैं थोड़ा आपकी जर्नी जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप विवेकानंद केंद्र से आपका जुड़ना हुआ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, जी, जी। हमारा कॉलेज के हाँ, हाँ। बगल में ही जी, जी। रामकृष्ण मिशन हैदराबाद हुँ, हुँ। था। हफ्ते में 2 बार स्वामी जी। रंगनाथानंद जी का हाँ। प्रवचन भगवत गीता का होता था। तो हमारा कुछ ग्रुप है, कुछ 8-10 लोगों का ग्रुप। जी। तो हम लोग वो प्रवचन में जाते थे और धीरे-धीरे हुँ, रामकृष्ण मिशन में जो लोग आते हैं, हुँ। जाते हैं, प्रवचन के लिए लोग हाँ, आते हाँ। जाते हैं, उसके लिए मदद करना, सीट्स दिखाना, हॉल में थोड़ा थोड़ा जी। थोड़ा सा मदद करना, ऐसा चलता रहा। हुँ, हुँ। और वैसे ही धीरे-धीरे श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद का भावधारा, संदेश सुनना, धीरे-धीरे उसके प्रति रुचि बढ़ाते रहा। और जब विवेकानंद केंद्र का हुँ। एडवर्टाइजमेंट आया, जी, जी। केंद्र में आने के लिए आह्वान हाँ। दिया, तो वैसे ही माननीय बालकृष्ण जी का जी। इंटरव्यू हुआ। तो इंटरव्यू होने हाँ। के बाद मैं इंटरव्यू होने के बाद सिलेक्शन और डेट भी फिक्स करके कन्याकुमारी से पत्र हुँ। आया। तो पत्र आया तो मैं घर में बताया, वो पत्र भी दिखाया सबको। किसी ने परमिशन या जी। स्वीकृति नहीं किया। काफ़ी विरोध हुआ। फिर भी मन में इच्छा थी कि इस मार्ग में जाएं। तो मैं एक बिरला का एक कंपनी में भी काम कर रहा था। तो एक दिन छुट्टी थी, जी। तो घर में सामान खरीदना, कुछ सब्जी वब्जी खरीदने का था। तो मैं उसके लिए बाहर निकला, साथ साथ में कुछ कपड़ा लेके ट्रेन में बैठ गया, चेन्नई आके चेन्नई से कन्याकुमारी पहुंचा। ये ऐसा ऐसा कन्याकुमारी में आना प्रेरणा स्वामी रंगनाथानंद जी का प्रेरणा थी। और विवेकानंद रामकृष्ण हुँ। परमहंस का जो साहित्य का था, वो था विवेकानंद केंद्र में आने के लिए। मेरा एक पिछला जो हमारा पॉडकास्ट रहा था, 2-3 पॉडकास्ट के पहले, भानुदास ठाकरे जी के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, काफ़ी हमारी उनसे चर्चा हुई थी। लेकिन एक विषय उस टाइम मेरा छूट गया था कि जीवन वृत्ति क्या होता है? मैं शुरू में तो मुझे भी नहीं पता था। मैं थोड़ा-सा इस पे जानना चाहूँगा क्या है? काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता। विवेकानंद केंद्र हुँ। में जो पूर्णकालीन कार्यकर्ता में जी। अलग अलग स्तर है, अलग हाँ, हाँ। अलग कोण भी है। जी, जी। उसमें जीवन वृत्ति है। माननीय एकनाथ जी कहते हैं कि हाँ। जीवन वृत्ति विवेकानंद केंद्र का मेरुदंड है। हाँ, हाँ। तो जीवन व्रती माने पूरा जीवन व्रत जी। लेगा। तो उसका व्रत की 3 व्रत है हुँ, वैसे। तो वो व्रत ले रहे हैं। 5 हुँ। साल का जो उम, प्रशिक्षण होता है, जी, जी। उस प्रशिक्षण के बाद एक व्रत दीक्षा लेते हैं। तो पूरा जीवन भर उस व्रत को, दीक्षा को, दीक्षा में लिया हुआ अग्नि का साक्षात्कार से लेते हैं, हुँ। उसकी पालन करेगा। वो एक व्यक्तिगत जीवन में है, मगर जीवनवर्ती का पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति, संस्कृति के प्रति, समाज के प्रति एक समर्पण भाव से, निरहंकारता से, निस्वार्थता से
राष्ट्र की पुनरुत्थान की कार्य में संलग्न होना, समर्पण होना, संगठन के प्रति पूर्णतः समर्पण, जो संगठन की निर्देश, संगठन की निर्णय जो होती है उसको पूर्णतः स्वीकार करके राष्ट्र की उत्थान में धर्म की रक्षा के लिए काम करना, ऐसा जो दीक्षा व्रत लेते हैं वो जीवन भर रहेगा। ये जीवन व्रती होते हैं। किसी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ ये नियम नीति ऐसा कुछ नहीं है। जी। जो लोगों को राष्ट्र की प्रति, समाज की प्रति, स्वामी विवेकानंद की प्रति रुचि है, जीवन को एक नया दिशा में, नया मोड में लेके जाना, एक सरल साधारण सामान्य जीवन से भी एक एडवेंचरस लाइफ जो होती है उसमें जाने की रुचि जिसको भी है, किसी युवा को है, वो विवेकानंद केंद्र में आ सकते हैं। अपना जो केंद्र है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पूरा भारत में जो भी विवेकानंद केंद्र के शाखाएं हैं तो उसके साथ संपर्क में आए और जुड़ेगा और धीरे धीरे वहाँ की केंद्र का कार्य के साथ में काम भी करेगा, प्रशिक्षण भी होगा, जुड़ते ही रहेगा और केंद्र का प्रशिक्षण में थोड़ा सा सूक्ष्म गहरी में जाते जाते जीवनवृत्ति बनेगा। ये है केंद्र की स्थिति में। आज के समय में एक बड़ा विषय निकल के आता है कुटुंब रोधन का, कुटुंब का, परिवार का। लेकिन आज के समय जो परिवार की व्यवस्थाएं हैं, सबसे बड़ी उसमें चुनौती क्या देखने को मिल रही? क्योंकि परिवार भी 1 लाख के परिवार होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? आज का परिवार में हम सब एक है, हम सब जुड़े रहे, हम सभी का लक्ष्य और आदर्श एक है और हम सभी एक के साथ एक समरसता से, सामंजस्यता से हमारा कष्ट और दुखों को समझते रहे। हम एक कुटुंब है, एक परिवार है, एक घर में रहते हैं। हमारा बीच में एक सुख का और दुख का शेयरिंग और केयरिंग, सहचित रहना, सहमन रहना, सहमत रहना, ये जो चीज है ना, ये आजकल थोड़ा सा लुप्त हो रहे हैं। वैसे तो एक परिवार, एक कुटुंब का ऐसा होना चाहिए, 4 लोग हो, 5 लोग हो, या एक समाज में भी एक परिवार है, हम एक परिवार का है, हम एक कुटुंब का है। मैंने उस कुटुंब में जो लोग हैं, उस परिवार में जो लोग हैं, सकुटुंब सपरिवार समेत जो शब्द है उसका अर्थ ये होना चाहिए सभी लोगों की संवेदनाएं, प्रतिक्रियाएं और स्पंदन। माने कुछ चुनौती आया, कुछ प्रश्न आया, सभी का स्पंदन एक होना चाहिए, प्रतिस्पंदन। सभी का संवेदना भी एक ही होना चाहिए, सभी का प्रतिक्रिया भी एक ही हो। तो ये प्रश्न के प्रति, एक चुनौती के प्रति एक मत रहना, ऐसा एक मत रहने जैसे व्यवहार होना और एक मन रहने जैसे व्यवहार रहना, सभी का स्पंदन एक रहे, संवेदनाएं एक रहे, प्रतिक्रियाएं भी एक रहे। ऐसी व्यवहार जब कुटुंब में होता है, लेने देने का, तो आपके लिए मैं कुछ दूंगा, मेरे लिए आप कुछ देगा, ये जो एडजस्टमेंट जो होती रहती है, अहंकार नहीं रहेगा और ईगो नहीं रहेगा, स्वार्थता नहीं रहेगा और जिद जो होती है ना, जिद, ये ही ऐसे ही हो,
जब ये नहीं रहेगा तो कुटुंब और परिवार सुख संतुष्ट होगा। ये चीज आजकल थोड़ा सा कम हो रही है, जी, जी। तो अपना परिवार में ये बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एक संयुक्त परिवार है और एक एकलांगिक परिवार है, आपके अनुसार जो हमारे मूल्य हैं, सबसे ज़्यादा किस में सुरक्षित रहेंगे वो? ये तो कंबाइंड फैमिलीज जो था ना, जॉइंट फैमिलीज, हुँ, वो बहुत अद्भुत फैमिली है। एक एक घर में या 7-10 लोग रहते हैं। हुँ, एक नानी, एक एक ना एक पोता, पिताजी, हुँ, माताजी, 2 भाई, 2 बहनें, छोटी, बड़ी, सब मिलकर जब रहेगा, किसी का किसी को किसी हुँ, के बारे में, किसी को किसी की वजह से हुँ, कुछ कष्ट आया, कुछ दुःख आया, मन में चोट लगा और किसी के साथ वो शेयर करने के लिए लोग थे। ये हमारा परिवार है। हुँ, छोटी लड़की थी, छोटी बच्चा था, थोड़ा लड़का था, माँ को गुस्सा आया, पिताजी को गुस्सा आया, थप्पड़ मारा, वो रोएगा वो। तुरंत नानी या पिताजी का बड़े भैया होगा या और बड़े भाई है, और हुँ, दीदी है, वो फट चले उसको गोद में ले लेगी, थोड़ा इधर-उधर घुमाएगा, हँसेगा, उसके साथ में रोएगा। ऐसा एक इमोशनल डेवलपमेंट जो होती थी, हुँ, माने अपनी अपने अंदर की भावनाओं को बैलेंस करने की जो अवसर और वो बैलेंस करने की व्यवस्था जो जॉइंट फैमिलीज में होता था, वो एक न्यूक्लियर फैमिलीज में उसकी उसकी अवकाश, उसके ऑप्शन ही नहीं है उसमें एक्चुअली। माँ बिजी होती है, पिताजी बिजी है, बच्चे बिजी है, सब अपना अपना में रह जाते हैं। तो शेयरिंग, सबको अपना दिल में क्या चल रही है, मन हुँ, में क्या चल रही है, और सब मिलकर अपना अपना मन को हुँ, शेयर करना, अपना अपना मन को पहचान करना, अपने बारे में वो दूसरों को क्या कह रहे, ये ऐसे इसके लिए एक टाइम फ्रेम, इसकी व्यवस्था, हुँ। ये नहीं है। किसमें एक न्यूक्लियर फैमिलीज में प्रॉब्लम है। इसलिए जॉइंट फैमिली बेस्ट फैमिली है। सबका इमोशंस बैलेंस हो, एक इमोशनल ग्रोथ होती है। आजकल बोलते हैं ना इमोशनल हुँ, क्वोशंट बोल के, वो इमोशनल बैलेंस, इमोशनल ग्रोथ, भावनाओं की विकास, भावनाओं की शुद्धिकरण, भावनाओं की सामान्यता, समन्वता, समता, ये सभी जॉइंट फैमिली में मिलने की एक हुँ। अवसर है, एक ऑप्शन है उसमें। इसलिए जॉइंट फैमिली बेस्ट है। क्या लगता है आपको कि जो परिवार है वो केवल एक साथ रहने का माध्यम है या फिर जीवन की एक ऐसी पाठशाला है जहाँ से हम सीखते हैं एक जीवन जीने की कला, लोगों के साथ रहने की कला? क्या लगता है आपको? परिवार, कुटुंब मिलकर जीना, हुँ, सभी लोग एक ही छत के नीचे रहना, और सभी लोग हुँ, एक ही छत के नीचे रह के साथ में खाना, हुँ, साथ में बातचीत करना, साथ में व्यवहार करना, साथ में इधर-उधर मूव करना, सबके माने एक एकात्मता का अ, संगठित जीवन जीने की अभिव्यक्त करने का, उसमें जो परिवार की मापदंड जो होती है, हुँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मापदंड होती है। वैसा रहना, समाज भी सुरक्षा रहती है, परिवार भी सुरक्षा रहती है। परिवार और कुटुंब में जितने लोग भी सदस्य हैं, सभी लोग भी सुरक्षित, सुरक्षा माने सिर्फ एक पैसे की सिक्योरिटी नहीं है, एक मानसिक सिक्योरिटी, एक आंतरंगिक सुरक्षा जो होती, इंटरनल सिक्योरिटी, भय रहित रहना, मेरे लिए कौन भी है, मेरे को कुछ रोना है, किसी एक कंधे मेरे साथ में है, मेरे को कभी मेरा मन की बात किसी को बोलना है, मेरे दिल की बात किसी को बोलना है, मेरे लिए एक कंधा है, एक दिल है, एक गोद है। ये परिवार के कुटुंब की महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए परिवार में संगठित रखना, परिवार में विकास होना,
समाज का संगठित करना, समाज का विकासित होने में भी महत्वपूर्ण एक बीज है, एक वृक्ष है समाज। ये महत्वपूर्ण बात है इसमें भी। अगर हम बात करते हैं योग की, आज के समय में बहुत प्रचलित है, सब कहते हैं योग करो योग करो। तो अगर हम वहाँ देखते हैं कि विवेकानंद केंद्र योग के लिए किस प्रकार कार्य कर रहा है? ये बहुत अच्छी प्रश्न है। जी। आजकल समाज में योग माने एक एक्सरसाइज, एक व्यायाम है, या कुछ रोग निवारण के लिए करने वाला पॉइंटेड अप्रोच व्यायाम जो होता है। तो रोग निवारण या आरोग्य और स्वास्थ्य को बढ़ाना, स्वास्थ्य को रखना, इसके लिए शारीरिक मानसिक तौर पर जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं, और उस स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए अच्छा रखना, उसके लिए योग को उपयोग करना, जो व्यायाम करते हैं उसको आजकल योग कहना शुरू कर रहा है। मगर विवेकानंद केंद्र एक पारंपरिक भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में योग एक दर्शन ऐसा कहा गया है। दर्शन माने मेरे को पहचानने की पद्धति, मेरा निज तत्व क्या है, मेरा स्व क्या है, मैं कौन हूं एक्चुअली, इसको दिखाने वाला और उसको अनुभूति करने वाली, उसको अनुभव में लाने वाला, और मेरे अंदर जो प्रक्षिप्त मैं हूं, सभी में प्रक्षिप्त मैं जो है वो अलग नहीं है, वो अद्वैत है, द्वंद्व नहीं है। वो इस स्थिति को समझाने वाला, समझने वाला और अनुभूति में लाने की जो प्रक्रिया है, प्रयास जो है, अभ्यास जो है, पद्धति जो है, ये अपने ऋषिमुनियों ने, सनातन धर्म की इस भारत की ऋषिमुनियों ने वो योग कहा गया उसको। और ये आजकल जो फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम जो होती है, अभी व्यायाम के लिए जुड़ते हैं, हाँ, एक्सरसाइज के लिए जुड़ते हैं। ये जुड़ना बहुत ही क्या कहूँ मैं, चलिए एक्सटर्नल बाह्य का है, मतलब आंतरंगिक स्तर पर जोड़ना, आत्मीयता के साथ जोड़ना, एक बहुत गहरी चीज है ये। तो विवेकानंद केंद्र में योग को जोड़ना माने फिजिकली साथ में रहना ठीक है, मगर एक लक्ष्य के साथ जोड़ना, एक आदर्श के साथ जोड़ना, एक संगठन के साथ जोड़ना, एक समाज के साथ जुड़ के रहना, अपना इंडिविजुअल निजत्व को अलग करके छोड़कर, स्वार्थ रहित छोड़कर, स्वार्थता को छोड़कर, तब जो रियली जो जोड़ना होता है, समीकरण जो होती है, संगठन जो होती है, ये मन की संगठन है, विचारधारा का संगठन, हृदयों की संगठन, हमारे जो हृदय की धड़कन की संगठन, भावनाओं की समीकरण, ये है रियल योग माने वो होता है। ऐसा नॉट जस्ट एक फिजिकल एक्सरसाइज को, विवेकानंद केंद्र के विचार वही है। तो इसके लिए हम प्रयास करते रहते हैं। तो हम भी योग सिखाते हैं, योग शिविर लगाते हैं, योग सत्र होता है, योग वर्ग होता है, और प्रत्येक में, हर एक पद्धति में हम इसको, इस विचार को, इस भावनाओं को
बार बार बारीक से सामने रखते रहते हैं कि अलगावाद, अलग से अभ्यास न करना, ऐसा हम करते रहते हैं। ये विवेकानंद केंद्र की योगदान है पारंपरिक योग शास्त्र की साथ में है ये विचार। लेकिन आज का जो यूथ है वो कहते हैं ये तो प्राचीनतम चीज़ें हैं, योग वोग पुराने लोग किया करते हैं। आज का जो यूथ है वो तो जिम में डंबल उठाना, बॉडी बनाना, उसमें ज़्यादा विश्वास रखता है। उन्हें लगता है कि उसमें वो ज़्यादा फिट रहेंगे। तो इसमें अब जो युवा हैं उसको किस तरीके से विवेकानंद केंद्र प्रभावित कर रहा है कि योग करिए इस तरीके? इसलिए योग में एक मैं जो बताया था, ये एक बहुत ही गहरी, सूक्ष्म, उच्चतम या बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बीज है वो। मगर जब आप अभ्यास के स्तर पर आएंगे, प्रैक्टिकल स्तर पर आएंगे, आप जो बता रहे थे, योग में ये भी है शारीरिक दृढ़ता, शारीरिक की बलवत्तता और टफनेस, फिजिकल टफनेस जो होती है, मेंटल टफनेस जो होती है, इंटेलेक्चुअल टफनेस होती है, और इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना, चुनौतियों को फेस करना, चैलेंजेस को फेस करना, उसके लिए जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, ये याद रखने की बात है। नॉर्मल एक्सरसाइजेस से भी योग से ज़्यादा मिलता है। मतलब मैं ऐसा कहना हूँ, योग का अभ्यास, आसन का अभ्यास करना, प्राणायाम का अभ्यास करना, मेडिटेशन को अभ्यास करना, शिथिलीकरण का अभ्यास करना, इससे ज़्यादा शरीर की क्षमता बढ़ती है, मन की क्षमता बढ़ती है, भावनाओं की क्षमता बढ़ती है। ये डंबल प्रैक्टिस करना, सिटअप्स प्रैक्टिस करना, टेम्परली फिजिकल एक्सप्लोजन हो सकती है, मस्कुलर बिल्डअप हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म जब वो करेगा बहुत केयरफुल होना चाहिए। ये एक्सरसाइजेस फिजिकल बिल्डअप, मस्कुलर टोन का बढ़ जाना, किसी न किसी एक एलिमेंट के साथ किसी न किसी फिजिकल ब्रेकडाउन होगा, मानसिक टेंशन्स बढ़ेगा, एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस जो बढ़ेगी, खुद को प्रोजेक्ट करने की जो इच्छाएं बढ़ती है, उसमें जो कमियां जो होती है, उससे मन भी टूटती है, अहंकार तोड़े ना पड़ेगी, और शरीर की सीमाएं, शरीर की क्षमताएं की भी एक सीमा होती है। उसको ज़्यादा करते रहेगा तो एक्सरसाइजेस जितना करना, मैं जैसे बताया था, जो ब्लोइंग अप जो होती है, बॉडी बिल्डअप, मस्कुलर ब्लोअप जो होती है, किसी न किसी एक समय पर वो सीमा टूटेगा तो श्योरली, डेफिनेटली किसी न किसी एक डिसीज, एक रोग में वो चले जाएगा। माने फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, अलग अलग एंग्जाइटीज प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम बहुत कुछ आते रहेगा, वो आने की संभावनाएं है। इसलिए योग को जो महर्षि पतंजलि ने जो सामने रखा है, मैं जैसे बताया था, तो फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, गलत कुछ नहीं है, टफनेस भी कीजिए, मगर ये दृष्टिकोण भूलेगा तो प्रॉब्लम आने की संभावना है। इसलिए युवाओं का भी एक संदेश है, ये सिर्फ भौतिक शरीर स्तर पर भी रहेंगे तो मानसिक और आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। तो युवावस्था से बदलने के बाद भविष्य में काफी चिंताजनक बात शरीर मन में आने की संभावनाएं बहुत है इसकी। इसलिए इसके ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। कि एक बात आती है कि देशभक्ति की, देश प्रेम की, लेकिन कई लोगों का 15 अगस्त या 26 जनवरी पे अधिकतर लोगों का दिखता है। तो केंद्र किस तरीके से जो युवा जुड़े हैं उनको देशभक्ति, देश प्रेम का मार्गदर्शन करता है? या केंद्र में ना युवाओं के लिए
बच्चों के लिए। अच्छा, एक सामान्य इंसान कैसे देशभक्ति में अपना योगदान दे सकता है? कैसे बता सकता है कि वो देश प्रेम कर रहा है अपना जीवन यापन करते हुए? बहुत सिंपल कहना है हाँ। तो अपना राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जनगण मन है, और अपना झंडा है, हुँ। अपना आर्मी जो है, जहाँ भी ये राष्ट्रगीत, राष्ट्र की वंदन, झंडा, आर्मी लोग हैं, अपने अंदर माने इंटरनली गौरव है, मर्यादा है या नहीं वो अलग रखिए। फिजिकली एक गौरव वंदन, अभिवंदन व्यक्त और प्रकटित करना जब शुरू करेगा ना, ये धीरे धीरे अंदर प्रसरित होगा। ये तो झंडा, कहाँ भी एक झंडा दिखेगा भारत का, उसके प्रति एक वंदन होना चाहिए। नमस्कार, वंदन, मैं मेरा राष्ट्र की प्रति का, हमारा राष्ट्र की एक प्रतिमा जो है, सिंबल जो है, उसके प्रति मैं गौरव वंदन प्रकटित कर रहा हूँ। राष्ट्रगीत कहाँ भी हो, मैं रहूँगा। एक आर्मी जवान मिलेगा, उसका मैं सल्यूट करूँगा। ये सिंपल प्रैक्टिसेस है। थोड़ा सा अंदर जाएंगे, किसी भी व्यक्ति और किसी भी मैसेज आएगा, न्यूज़पेपर होगा, टीवी होगा, व्हाट्सएप मैसेजेस होगा, फेसबुक्स होगा, किसी सोशल मीडिया में भी अपना राष्ट्र की प्रति, संस्कृति की प्रति कुछ अपमानजनक, इंसल्टिंग, हर्टिंग ऐसा बात हमको लगेगा, उसकी प्रति प्रतिक्रिया को अभिव्यक्त करना चाहिए। ये अभ्यास में लाना चाहिए। ये हम देश की प्रति देशभक्ति है ऐसा प्रकट करते हैं। लेकिन आज के युवाओं में तो देशभक्ति देखने को मिलती ही नहीं है। वो तो पश्चिमी कल्चर से, सभ्यता से ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसा क्यों? ये सभी युवा ऐसा है। सभी तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर। हाँ, अधिकतर है वैसे। ये एक अपनी सिस्टम, थोड़ा थोड़ा व्यवस्था में भी, हुँ, मतलब सामाजिक व्यवस्था, घरों में भी, हुँ, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी इसको थोड़ा सा व्यवस्था को बिठाना पड़ेगा। इसलिए विवेकानंद केंद्र में हम कॉलेजेस में, हुँ, महाविद्यालयीन स्थान बोलते हैं, युवा शिविर चलाते हुँ, हैं। युवाओं के बीच में विवेकानंद केंद्र ने राष्ट्र की प्रति प्रेम, भक्ति, स्वामी विवेकानंद का विचार जाने के लिए हम बहुत कुछ, बहुत ही अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, प्रोग्राम्स हैं, कार्यक्रम लेते हैं हम लोग। देशभक्ति गीत और विवेकानंद का साहित्य को पढ़ाने का अवसर देना, ऐसा जो लोग जुड़ते लोगों के उसके बीच में हम करते रहते हैं। उसके लिए ऐसे जो लोग जुड़ते हैं वैसे। अगर कर्तव्य और अधिकार इन दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें? कि मेरा कर्तव्य है, मुझे काम करना है, मेरा अधिकार है, तो उसमें संतुलन कैसे बनाए जा सकते? अधिकार अहंकार का आधार पर होता हुँ, है। काम करने की इच्छा में हुँ, होती है। ये दोनों थोड़ा सा काफी अंतर है। अधिकार माने अधिकार का आधार अहंकार है, और कर्तव्य की आधार निरहंकारता और निस्वार्थता है। ये काम करना जरूरी है, तो उस काम करने की जरूरता को, उस काम करने की महत्वता को समझकर, मेरे अहंकार हुँ। को दूर करके, मैं मेरा सर्वस्व को उपयोग करते हुए मैं जब काम करूंगा, यह कर्तव्य होती है। ये मेरे लिए हुँ। उपयोग है या नहीं है, कर्तव्य में वो बात नहीं आती है। ये करना जरूरी है, ये उसके लिए मैं करता हूँ। कोई भी युवा है, वो केंद्र से पहली बार जुड़ा है, तो उसका पहला कर्तव्य क्या बनता है? केंद्र के साथ हाँ।
उसका पहले कर्तव्य होता है केंद्र की जो काम होती है, या केंद्र में जो लोग रहते हैं, या केंद्र की शाखा जो है, और केंद्र के काम जो है, केंद्र की कार्य जो है, उसके साथ में जुड़ेगा माने केंद्र की काम को करना शुरू करेगा। और केंद्र में ऑलरेडी जो लोग दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, जो सीनियर्स जो है, हमारा युवा पीढ़ी जो है, केंद्र की जो युवा पीढ़ी है, उसके साथ में संपर्क में रहेगा, ऐसा केंद्र के साथ जुड़ेगा। और जो छोटे मोटे काम हम देते रहते हैं, उसके साथ में काम करते रहे, हुए, काम को निभाते हुए, संपर्क में रहते हुए विवेकानंद केंद्र के साथ में गहरी स्तर पर जुड़ता रहेगा। ये युवाओं के लिए विवेकानंद केंद्र का अद्भुत माध्यम है। योग शिविर होती है, संस्कार वर्ग होती है, स्वाध्याय वर्ग होती है। 12 जनवरी का विवेकानंद केंद्र का हम उत्सव बनाते हैं। वैसे ही 11 सितंबर का प्रोग्राम होती है, इसमें लोग जुड़ते रहते हैं। क्या कर्तव्य पालन जो हम कर्म कर रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं कि हम किस ओर जाएंगे? एक्चुअली जीवन में दिशा को निर्णय करना और दिशा को फिक्स करना, फिक्सिंग ए गोल, फिक्सिंग ए टारगेट, ये कर्तव्य से ही होता है। सपोज मेरा लक्ष्य मेरे को पता नहीं है, किसी ने कहेगा मेरा दिशा निर्णय करने की क्षमता नहीं है, तो क्या करना है? तो बहुत लोग पूछते हैं। एक्चुअली जो काम करते हैं ना, वो कर्तव्य निष्ठा से करेंगे तो दिशा निर्णित होती है। जो काम हम करते हैं, जो कार्य हम करते हैं, जब वो कर्तव्य भाव से करेगा। कर्तव्य भाव में कर्तव्यता के 2 इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक है श्रद्धा, एक है निष्ठा। श्रद्धा और निष्ठा से जब काम करेंगे, उस काम की लक्ष्य, उस कार्य के लक्ष्य अपना लक्ष्य बन जाएगा। तो अपना लक्ष्य है हम तय किया हुआ, तो श्रद्धा से और निष्ठा से कीजिए, कर्तव्य होगा। श्रद्धा मेरे सामने नहीं है, कर्तव्य मैंने लक्ष्य मेरे सामने नहीं है, दिशा मेरे सामने नहीं है, तो जो काम आप जो काम करना पड़ता है, जो काम करते रहते हैं, उस काम को आप श्रद्धा निष्ठा से करेगा तो लक्ष्य तय होगा। आप स्टूडेंट है, सब स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी का कर्तव्य निश्चित है। जब अच्छे विद्यार्थी बनिए, श्रद्धा से पढ़िए, निष्ठा से पढ़िए, तब उस पढ़ने में, उस श्रद्धा और निष्ठा से पढ़ने में, उस पढ़ाई का लक्ष्य, उस पढ़ाई से दिशा, वो तभी तैयार होगी। तो नहीं तो नहीं होगी। इसके लिए तो कॉलेज स्टूडेंट बीए होगा, बीएससी होगा, बीकॉम होगा, जो भी पढ़ते रहते हैं, एक समर्पण भाव से, कर्तव्य निष्ठा से, पूर्ण एकाग्रता से सिर्फ पढ़ाई ही है, माने इस पढ़ाई का डीप में सूक्ष्मता में गया तो उसकी लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य भी उसमें तय हो जाएगा उसका। तो कर्तव्य से भी लक्ष्य और दिशा फिक्स होगा, और दिशा लक्ष्य फिक्स है तो वो श्रद्धा निष्ठा तय करे। ये सब मिलजुल कर एक बेस है, माने एक सभी मिलकर एक संगठित शक्ति ही उसमें सम्मिलित है साथ में। एक सच्चे कार्यकर्ता की क्या पहचान है? सही कार्यकर्ता का पहचान उस कार्यकर्ता की समर्पण भाव, और समर्पण भाव के साथ में शरणागति होती है। समर्पण एक है, शरणागति एक होती है। माने जो केंद्र की या संगठन की नीति और नियम जो होती है, और संगठन की धर्म जो होती है, संगठन की व्यवस्था जो होती है, संगठन की सिस्टम जो होती है, उसको पालन करेगा वो।
और उस पालन में शरणागति समर्पण होगा, और तय किया हुआ संगठन की व्यवस्था, तय किया होगा संगठन की नीति नियम की प्रति श्रद्धा और निष्ठा होता है, उसके प्रति प्रश्न नहीं उठेगा, क्वेश्चन ही नहीं होता है, वो स्वीकृत हो जाता है। क्या कार्यकर्ता का जीवन है वो त्याग मांगता है या संतुलन संभव है? जैसे त्याग मैंने किसको त्याग करेगा वो? समय को, हैं? समय दे रहा है वो, हो सकता है। हाँ, ये एक्सटर्नल है। हाँ ठीक है। समय देना ठीक है, हाँ समय दिया है ठीक है, ठीक है। मगर कार्य कर रहा है, मैं कार्य कर रहा हूं, समय दे रहा हूं, इससे मेरे को उपयोग क्या है? मेरे कुछ मिलता नहीं है। मैं उस समय दे रहा हूं, काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। उसका अर्थ क्या हुआ? मैं दिया हुआ समय मैं दे रहा हूं ऊर्जा और शक्ति से, मैं कुछ अपेक्षा कर रहा हूं। अभी देखिए, ये अपेक्षा मेरे लिए है, मेरा स्वार्थ के लिए है, मैंने मेरा निज जीवन के लिए है, क्योंकि मेरा समय दे रहा हूं। अभी मेरा समय दे रहा हूं, मेरा शरीर की समय दे रहा हूं, मेरा ऊर्जा दे रहा हूं, मैंने मेरा मन की ऊर्जा, मेरा शरीर की ऊर्जा दे रहा हूं, तो मेरा एक्सपेक्टेशन वही है। तो प्रॉब्लम ये क्या आएगा? जब, क्योंकि ना विवेकानंद केंद्र का काम, समाज का काम, सेवा का काम एक समाज की होती है, एक संगठन की होती है। उससे मेरे को, मतलब मेरा शरीर को, मेरा मन को, मेरी के लिए, मेरा लिए वो कुछ मिलेगा ऐसा अपेक्षा करेगा तो प्रॉब्लम आएगा। इसलिए वहां ऐसा क्यों अपेक्षा करता है? वहां होती है वो जो मेरा, मेरे लिए, इसके लिए संस्कृत में अहंकार और ममकार का त्याग उसको करना चाहिए। सिर्फ समय त्याग किया और उसको त्याग नहीं किया है, तो इस समय त्याग से मेरे कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ समय के बाद उसको लगता है तो बर्बाद हो रहा है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं 2 साल काम किया हूँ, 3 महीने क्या किया, 4 महीने क्या किया, डेली 2 घंटा मैं देता हूँ, 3 घंटा मैं देता हूँ, 1 घंटा देता हूँ, कुछ नहीं मिलता है। ये कुछ नहीं मिलना है अपेक्षा से कर रहा है, तो लगता है कि मेरा समय वेस्ट हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। तो इस समय बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, इसका कारण वो जो समय देने के लिए जो अपेक्षा मन में है, कभी कभी ना शायद पैसा का अपेक्षा नहीं होती है, हाँ, एटलीस्ट नाम का अपेक्षा होता है, वो भी नहीं है। ठीक है, अरे मैं काम कर, किसी ने बोलता नहीं यार मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कंधे पे ऐसा टच करके ना बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं बोलते हैं। किसी न किसी छोटा सा सूक्ष्म स्तर में अपेक्षा होती रहती है, उसको त्याग करना पड़ेगा। निरपेक्ष माने वो है, कितना गहरी में आप निरपेक्ष बनता रहेगा, आपका कमिटमेंट, डेडिकेशन, त्याग बढ़ता रहेगा उसमें, और जितना कमी होते रहेगा तो आपको लगता रहेगा कि बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। ये दोनों की प्रोपोर्शनिटी चलती रहती है इसके लिए। चलिए, कोई कार्यकर्ता है वो बगैर किसी अपेक्षा के निष्ठावान बन के कार्य कर रहा है किसी भी संगठन के लिए, किसी भी केंद्र के लिए, लेकिन जो संगठन में, केंद्र में दायित्ववान लोग हैं, उनका क्या दायित्व बनता है उस कार्यकर्ता के प्रति? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऑलरेडी विवेकानंद केंद्र में जो लोग हैं, मैंने लंबी हाँ समय से होगा दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ, जो नया जुड़ते हैं या नया कार्यकर्ता आते हैं, उसकी प्रति एक प्रेम, एक आत्मीयता, माने वो खुद का जीवन का समय, खुद का मन, खुद का हृदय, जो फ्री टाइम वो कॉलेज में या हॉस्टल में या उसका जीवन में जो फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम को वो घर से भी अलग देकर
केंद्र के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए वो रुचि दिखा रही है, रुचि उसके लिए वो समय दे रहे हैं, जो समय वो खुद के लिए उपयोग कर सकते हैं। माने एक टीवी के सामने जा सकता है, एक होटल में जा सकता है, एक सिनेमा में जा सकता है, या एक और किसी समय के दे सकते हैं, उसके घर में लोगों के साथ बैठ सकते हैं। फिर भी उसको नहीं करके उसने जब केंद्र के लिए दिया है, ये विवेकानंद केंद्र में जो दायित्ववान पूर्णकालीन बड़े लोग जो है, दायित्ववान कार्यकर्ता है, समझना चाहिए कि वो नया कार्यकर्ता जो आया है उसके अंदर वो रुचि जो है उसकी प्रति उसको गहराई में जाए। उसके लिए ये जो ऑलरेडी जो कार्यकर्ताएं हैं, मेरे को लगता है सिर्फ माने एक असीम प्रेम होना चाहिए, असीम आत्मीयता होना चाहिए, एक असीम लव एंड अफेक्शन। जैसे उसकी घर में उसकी माँ देती है, उसकी घर में उसके पिताजी देती है, उससे भी इक्वल या ज्यादा आत्मीयता होगा तो वो इस तरफ आते रहेगा। ये प्रेम की गहरी और प्रेम की सीमाओं की बात है। ये होना चाहिए। विवेकानंद केंद्र में ऐसे है, किसी संगठन में ऐसे हो तो इसलिए संगठन बढ़ती है, संगठन बनती है और बढ़ती है। इसके आपके अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्यों हमारा जन्म हुआ है? क्यों हमने मतलब ये जीवन तो कई लोग लेते हैं, पशु पक्षी, हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमारा क्या उद्देश्य है? ये तो वंस फॉर ऑल सेटल्ड है। हम अपना जीवन का लक्ष्य ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, ऐसा जो स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण बात है। हम सिर्फ एक शरीर मन ही नहीं है, अपने अंदर एक प्रक्षिप्त अनमैनिफेस्टेड फोर्स जो है, मेरी मन, मेरी शरीर और मेरी भावनाएं, मेरी सोच, मेरी विचार, अरे मेरी पहचान, इस सृष्टि में, संसार में मैं हूं, अस्तित्व हूं। इसकी संचालन शक्ति क्या है? इसकी संचालन क्या है इसके पीछे? इसको समझना और इसको दर्शन करना, ये जीवन की जो आप प्रश्न पूछा है, जीवन का लक्ष्य है क्या? और ये जो मेरी, आपकी, मेरी, हमारी जो संचालन, ये संचालन माने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सब कुछ, इसकी जो संचालन शक्ति, वैसे ही सभी प्राणियों का भी एक संचालन करता है, एक संचालन शक्ति है उसके अंदर। ये अलग नहीं, वो शक्ति एक ही है। इस एकात्मता का अनुभव करना, इस एकात्मता का अनुभूति, दर्शन करना, मेरा इस मनुष्य जन्म की लक्ष्य है। वैसे ही हर एक जीव की, हर एक प्राणी का भी लक्ष्य वही है। शायद मनुष्य जन्म में अपने को, उसको दर्शन करने का, अनुभूति करने का, अनुभव करने की जो उपकरण जो है, व्यवस्था जो है, वातावरण जो है, अनुकूल है, हम अनुकूल बना सकते हैं। अनुकूल नहीं है तो अनुकूल बना सकते हैं। व्यवस्था नहीं है तो व्यवस्था बना सकते हैं। ऐसे उपकरण हमारे पास है। इसलिए मनुष्य जन्म बहुत ही उत्कृष्ट भी है, लक्ष्य भी वही है। ये अपनी, सिर्फ अपनी लोग ने बोला ऐसा नहीं, अपना भी अनुभव है इसे। क्या संघर्ष
जीवन को आकार देता है। आकार माने? एक दिशा जो हम संघर्ष कर रहे हैं, और एक व्यक्ति है वो जीवन में कोई संघर्ष नहीं कर रहा है, तो क्या जीवन हमारा, हमने जन्म लिया है मनुष्य योनि में, तो क्या संघर्ष करना वाकई जरूरी है भी या नहीं? इसमें 2 चीज़ें हाँ, हाँ, क्योंकि कई लोग तो अपना जीवन कुछ संघर्ष करे नहीं ऐसे भी निकाल देते हैं, तो संघर्ष करना क्या जरूरी है जीवन में? वैसे हाँ, अभी एक किसी एक पेड़ का बीज आप हाँ, मिट्टी में डाल दिया, थोड़ा मिट्टी उसका ऊपर डाल दिया हाँ, और थोड़ा पानी डाला, उस बीज एक पेड़ बनेगी। जी, उस बीज के अंदर एक अलौकिक संभावनाओं की एक अखंड माने एक अखंड विस्तार संभावनाएं उसके अंदर है। उस मैंने वो जब अच्छा ये विस्तार इतना संभावनाएं उसके अंदर है, कैसे पहचान है? जब वो बीज वृक्ष बनेगा तो उस वृक्ष की सभी संभावनाएं उस बीज में प्रक्षिप्त है। अभी उस बीज में मिट्टी और पानी डालने से उस वातावरण बना, आश्चर्य है। माने सृष्टि में एक अद्भुत है, जिस बीज में जो वृक्ष दिखता नहीं है, मगर उसी बीज ने खुद को तोड़कर, खुद को फाड़कर, उसकी ऊपर जो मिट्टी को डाला उसको भी तोड़कर और उस मिट्टी से भी ऊपर उभाल कर अपनी अंदर की पूर्ण शक्ति को विकसित प्रकटित करके मैं ये हूं, वो बीज दिखाती है ऊपर। तो संघर्ष ये पूरा व्यवस्था में विकसित में है। अभी मनुष्य में विशिष्टता क्या है? माने जब आप संघर्ष नहीं करेगा तो ऐसी संभावनाएं आप क्या बन सकते हैं, ये सारा संभावनाएं लुप्त हो चुका है या गुप्त हो चुका है। जी, मैं लुप्त नहीं कहूंगा, गुप्त है, अंदर है बस उतना ही। संघर्ष करेगा तो ये सारा संभावनाएं की दरवाजा खुल जाएगी आपकी। क्या संभावनाएं अंदर है? इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहता है जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य तय कीजिए, एक अच्छा लक्ष्य, मैंने एक अच्छा लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य फिक्स करेगा, लक्ष्य तय करेगा, तब उस लक्ष्य की प्राप्ति को पूर्ण करने के लिए सारा जीवन मन शक्ति समर्पित करेगा। तो क्या हो, आपकी अपना शरीर मन बुद्धि विचारों की पूरा शक्ति आप झुक रहे हैं ना, तो आपके अंदर की शक्ति विकास प्रकटित होकर जितना संभावनाएं गुप्त था वो सभी अब विकास होते हैं। ये विकास के कारण क्या हुआ? एक लक्ष्य तय किया है। एग्जैक्टली लाइक पेड़ है, एक बीज को आप बाहर अलग रख लीजिए, एक डिब्बा में रख दीजिए, उस बीज डिब्बा में पड़ा रहेगा, संघर्ष होती नहीं उसमें से। मनुष्य का जीवन भी ऐसे ही होती है। अदर साइड और एक डायमेंशन है इसकी, मनुष्य का जीवन में संघर्ष रहित नहीं रह पाता है मनुष्य। उसके अंदर में एक खुजली होती रहती है, अरे मैं कुछ असंतृप्ति, तृप्त नहीं रहता है, कुछ करने आए अंदर कुछ जलन होती रहती है, मैं आसान से आराम से नहीं रह सकता हूं। हर एक मनुष्य जो बोलता है ना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ संघर्ष नहीं करूंगा, उस व्यक्ति में भी, उसके अंदर में भी ना, क्या यार ऐसा जीवन जीते रहते हैं, ये सरेंडर हो जाएगा। वो भी एक संघर्ष माने चुनौतियों की, संघर्षणों की वो कम करते रहेगा वो, तो वो संभावनाओं को वो
क्लोज कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया उसने। मगर मनुष्य जीवन में मेरे को लगता है कि संघर्ष ने अंदर होती ही रहता है, एक अंतर मंथन होता है, अंतर संघर्ष में होती रहती है, उसको सुनना चाहिए मनुष्य, तब संभावना रहती है। क्या ईश्वर विश्वास का विषय है या अनुभव करने का? नहीं नहीं, ईश्वर विश्वास करे, वो अनुभव करे। सर्वत्र ईश्वर है। ईश्वर माने एक भगवान है। हाँ, एक 4 लाख किलोमीटर ऊपर है, 10,000 किलोमीटर ऊपर है, ऐसा नहीं है ईश्वर। ईश्वर भारतीय संस्कृति में अपना धर्म का, वेदांत का शंखनाद है। ईश्वर माने संगठित शक्ति का प्रतिस्पंदन है, संगठित शक्ति का व्यक्तीकरण है, संगठित शक्ति का प्रतिबिंब है, संगठित शक्ति का अभिव्यक्तिकरण है, ये ईश्वर है। श्री कृष्ण भगवान, अब हम कहेंगे श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं है, बहुत ही संगठित शक्तियों का एक प्रतिस्वरूप है वो। तो ईश्वर माने 1,000 लोगों की मन बल, लाखों लोगों की लक्ष्य का शक्ति, करोड़ों लोगों की एक लक्ष्य का संगठित शारीरिक मानसिक आदर्श शक्तियों का एक विस्फोट शक्ति जो होती है, वो ईश्वर है। और वो कभी भी एक से बलवान नहीं होगा। एक व्यक्ति से भी ईश्वर की शक्ति कभी भी ज्यादा, क्योंकि वो संगठित शक्ति। एक आदमी का शक्ति जितना होगा, 1,000 लोगों की शक्ति तो ज्यादा ही होगा। तो ये एक व्यक्ति का शक्ति से ईश्वर की शक्ति माने कभी भी अतुल्य ही होगा, कभी भी तुलनात्मक रूप में ज्यादा ही होगा। इसलिए ईश्वर शब्द का अर्थ हम लोग माने ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे ही है एक्चुअली। संगठित शक्ति का अभिव्यक्त प्रतिस्वरूप प्रतिमा है वो, ये ईश्वर की प्रतिमा है। कहा गया है कि ईश्वर प्रकृति में है, पौधे हैं, फल है, फूड है, पृथ्वी है, पृथ्वी में भी है। तो फिर मैं मूर्ति पूजा क्यों करूं? अगर फिर चलिए मान लिया कि उसमें भी भगवान है, हाँ, तो फिर मैं 4 धाम की यात्रा करने क्यों जाऊं जब मेरे घर के बगल के मंदिर में जा सकता हूँ? अभी पेड़ में भी ईश्वर है तो मूर्ति में भी ईश्वर है। तो फिर मैं 4 धाम की यात्रा करने क्यों जाऊं जब मेरे घर में, पास के मंदिर में, गार्डन में, खेत में ही भगवान है? इसमें 2 चीज है। अपना संस्कृति में व्यावहारिक तौर पर मैं एक जगह में बैठकर ईश्वर की साक्षात्कार कर सकता हूं, ईश्वर को अनुभव कर सकता हूं। मगर पूरा विश्व प्रति व्यक्ति में, प्रति वस्तु में ईश्वर है, इसको एक संगठित रूप से, एक लौकिक स्तर पर, एक सामूहिक तौर पर लाने के लिए तो उसमें एक इंडिविजुअलिस्टिक डायमेंशन जो होती है वो नहीं होती है। भारतीय संस्कृति में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअली। यात्रा का अर्थ रामेश्वरम जाना, तिरुपति जाना, और वो क्या बद्रीनाथ केदार ये सब जाना, इससे एक लक्ष्य, एक आदर्श, एक दृष्टिकोण, जितना लाखों लोगों के साथ में मेरा मन को जोड़ने का एक अवसर है। मैं सिर्फ अकेला बैठ के एक जगह में रहना और ऐसे चिंतन की लोगों के साथ में जोड़ना, ये ईश्वर तत्व की प्रकटीकरण के लिए मेरे सामने एक अवसर है वो। तो यात्रा करने में क्यों किया यात्रा? मैंने एक लाखों हजारों लोगों के साथ में मैं
शेयर करने का, सामंजस्य बनने का, सभी लोगों के साथ में रहने का, माने विकास करने की, प्रसार करने की, प्रवाह करने की एक अवसर है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा में जाओ तो खुद की मन निरंतर बैलेंस, विकास होती है। अद्भुत है एक्चुअली। यात्राओं में सिर्फ मैं जहां बैठा हूं वो ही नहीं है, सभी में ईश्वर है। इसकी दृढ़ीकरण के लिए, इसकी पुष्टिकरण के लिए, इसकी तुष्टिकरण के लिए अपना संस्कृति धर्म में एक व्यवस्था है ये। इसलिए करना चाहिए, और करने से सभी में है ये तुष्टिकरण, पुष्टिकरण और दृढ़ीकरण होती है। क्या वैश्वीकरण भारतीय संस्कृति को कमजोर कर रहा है? मेरा दृष्टि से जब हम भारतीय संस्कृति को वैश्वीकरण करना, ये भारतीय विचारधारा को विकास करना, भारतीय संस्कृति को विस्तृत रूप से विश्व में पहुंचाने का एक माध्यम है। तो वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति कमजोर होगा। इससे वैश्वीकरण को उपयोग करते हुए भारतीय संस्कृति को विस्तार से विकसित करने में, विस्तार से प्रसार करने में, वैश्वीकरण को उपयोग करने में शायद ये बहुत अच्छा होगा। वैश्वीकरण से भारतीय संस्कृति कमजोरी होना, इसकी वजह से भारतीय संस्कृति को वैश्वीकरण को उपयोग करते हुए विस्तार करने में बहुत ही अद्भुत हुई। मैंने इंडियन कल्चर यूजिंग दी मॉडर्न मेथोडोलॉजी, ये बहुत अच्छी सिस्टम होती है इसके लिए। विवाह का वास्तविक उद्देश्य क्या है? साथ, सुरक्षा या संस्कार? संस्कार है। बाकी दो संस्कार की संस्कार से उभाला होगा या संस्कार से विकास हुआ होगा है। बेसिक फाउंडेशन संस्कार ही है। जब वो पक्का है तो बाकी लॉन्चिंग पैड है, संस्कार ही प्रथम। लेकिन आजकल कहीं बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है कि लोग सेपरेट रहते हैं, शादी विवाह नहीं चाह रहे हैं। उन्हें एक अकेले अपना पूरा जीवन बिताना पसंद है। उन्हें विवाह करना और इन सब चीज़ों में विश्वास क्यों होता जा रहा है ऐसा? लोग क्यों विवाह जैसी चीज़ों से भाग रहे हैं? नहीं करना उन्हें, जीवन साथी नहीं चाहिए जीवन में। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनके आज के दौर में ऐसे विचार हो गए हैं कि बस वो अकेले अपना स्वतः ही जीवन जीना चाहते हैं। इट्स वेरी क्लियर है, भारतीय संस्कृति में विवाह, शादी करना ये एक संस्कार है। माने एक मनुष्य की अंदर, मनुष्य की प्रवृत्तियां जो है, मानवीय गुण जो है, मानवीय प्रवृत्तियां जो है, वैसे ही जन्मतः आसुरी प्रवृत्तियां, अमानवीय प्रवृत्तियां, जैसे सद्गुण है वैसे ही दुर्गुण है। ये जन्मतः है। उसमें अपनी संस्कृति में जितना भी संस्कार की प्रक्रियाएं हैं, शादी करना, विवाह करना एक प्रक्रिया है, एक संस्कार है। एक व्यक्ति का अंदर की इच्छाएं जो होती है, इच्छाएं माने इंद्रियों की इच्छाएं, इंद्रियों की बल की इच्छाएं, काम वासनाएं, काम वांछाएं, जिसको हम लस्ट बोलते हैं। इंग्लिश में शब्द यूज करना है तो
दो एक बॉय और गर्ल, एक विमेन मैन के बीच में जो क्या बोलते हैं, अटैचमेंट जो होती है, लाइकिंग जो होती है, उस लाइकिंग की बड़ी सूक्ष्म स्तर पर जो कारण जो होती है, उसको एक दिशा देके, उसको एक सीमा में रखकर, मन में जो काम वांछाएं, काम वासनाएं जो होती है, इंद्रिय लौल्य जो होती है, उसको एक चौकोट में रख के, एक सीमा में रखकर, उसकी एक दिशा निर्णीत करते हुए, एक व्यवस्थित करते हुए, जीवन की शैली को एक रचनात्मक स्तर में बनकर, दो व्यक्तियों का, इसी दो लोग शादी किया है, माने ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स है, ठीक है, मगर एक एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति की जो कामवांछनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, दोनों की इंद्रियों की लवल्य जो है, वो दोनों को साथ में रखकर, उस दोनों की जीवन को एक 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 सूत्र पर खड़ा करके, दोनों की जीवन को उद्धार करके, दोनों की जीवन में जो इंद्रियों की बल जो है, उसको एक दिशा देने की, ये अद्भुत है। इसलिए शादी और विवाह एक संस्कार कहा गया। जब वो नहीं करेगा, नहीं रहेगा। अंत में मैं चाहूँगा कि जो हमारे यूथ है, युवा पीढ़ी है, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? विवेकानंद का साहित्य पढ़े, और विवेकानंद का जो महत्वपूर्ण बात है, अपना धर्म, अपना संस्कृति और अपना राष्ट्र, लव द नेशन, लव द कल्चर एंड लव आवर रिलीजन, और राष्ट्र की प्रति, समाज की प्रति, अपना धर्म की प्रति, और राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, अपना संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए मां भारती की पुकार है। इसके लिए युवा ने अपना अपना जीवन में, कॉलेज पढ़े, काम कर रहे हैं, मिनिमम कम से कम 2 साल विवेकानंद केंद्र का कार्य के साथ में जुड़े। विवेकानंद केंद्र में ये 2 साल एक समर्पित सेवाव्रती कार्यकर्ता बने, 2 साल घर से बाहर रहे, और 2 साल निस्वार्थ समर्पित कार्य विवेकानंद केंद्र के साथ में जुड़कर, जो स्वामी विवेकानंद का लक्ष्य का कार्य है, विवेकानंद केंद्र का कार्य, उसके साथ रहने से इस 2 साल जीवन के लिए अच्छा हो, चरित्र गढ़ेगा, सद्भावनाएं, सद्व्यवहार रहेगा, और पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ आएगा, मानसिक तौर पर एक दृढ़ता, स्थिरता और क्षमता बढ़ेगा। मन की स्थिरता, दृढ़ता और क्षमता बढ़ता है। ऐसे विवेकानंद केंद्र का काम करना एक राष्ट्र की प्रति पूजा है। इसलिए सभी युवाओं के लिए ये आह्वान है, 2 साल मिनिमम केंद्र के साथ जुड़े और घर से बाहर रहे। ये विवेकानंद केंद्र की पुकार है, विवेकानंद का भी पुकार है। आज के पॉडकास्ट में हमने काफ़ी सारे विषयों पे आपसे विस्तार से चर्चा की। परिवार हो, योग हो, देशभक्ति हो, धर्म हो, कर्तव्य हो। मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जो युवा हैं वो काफ़ी कुछ सीखेंगे। समाज के जो लोग हैं वो इससे बहुत कुछ सीखेंगे, वो जानेंगे, परिवार के लोग से जानेंगे। अगले फिर किसी पॉडकास्ट में एक नए विषय पर हम आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।